बढ़िया। आप सभी को गुड मॉर्निंग। अगर आप सभी को मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार अपने पार्टिसिपेंट वाले लिस्ट में जाके यस वाला ऑप्शन क्लिक कर दीजिए। बढ़िया, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की क्लास मैं समझता हूँ 3 या 4 ही चल पाई है, लेकिन थर्ड इसमें बहुत सी चीज़ें कॉमन सेंस पे चलती हैं, तो वही कॉमन सेंस जागृत हो जाए, इतनी ही बात हम लोग को करनी है। इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं है। तो आशा है कि आप लोग नोट्स बनाते रहिए, इसको बुलेट पॉइंट्स लिखते रहिए, जब एग्जाम में आएगा तो मुझे लगता है कि काफ़ी पता है। अभी तक क्या क्या बात हो चुकी है उसको थोड़ा सा एक बार रिविजन कर लेते हैं और देखते हैं कि हम लोग यूनिट वन में कहाँ तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, कल क्लास इंटरेक्टिव रखने की कोशिश करेंगे, कुछ जवाब आप लोगों से भी लेने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने 50 तो बना के ही रखी है, जवाबों को वहाँ से मैच करा लेंगे। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में मैंने आप लोगों से बात किया था, है ना। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था, उसी दिन फिर हम लोगों ने ये भी बात किया था कि प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है ना। तो उस प्रोडक्शन सिस्टम में हम लोगों ने वैसे तो 2 तरीके से क्लासीफाई किया हुआ था। एक क्लासिफिकेशन था कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम का और दूसरा क्लासिफिकेशन था इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम का। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि आप चाहो तो क्लासिफिकेशन ना जिक्र करो, क्लासिफिकेशन आप नहीं भी बताओगे तब भी चल जाएगा। आप इन 3 चीज़ों का तो ज़रूर जिक्र करिएगा जब भी आपको प्रोडक्शन सिस्टम पूछा जाए। तो आप काइंडली जॉब प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन और कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम के बारे ज़रूर बात करिएगा। जॉब प्रोडक्शन किसको कह रहे थे? जॉब प्रोडक्शन कह रहे थे ऐसा प्रोडक्शन सिस्टम जहाँ पे एक सिंगल जॉब बन रहा है, उस सिंगल जॉब के आसपास ही पूरी इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है। बैच प्रोडक्शन किसको कह रहे थे? बैच प्रोडक्शन उसको कह रहे थे कि जब किसी पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमें बनाने हैं, एक लिमिटेड संख्या में हमको बनाना है जो लिमिटेड टाइम के लिए यूज होगा, उसके जब हम लोग स्पेशल इंडस्ट्री में या मशीनरों में हम लोग चेंजेस करते हैं तो उसको क्या बोल रहे थे? बैच प्रोडक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टी शर्ट बनाने वाली कंपनी है, उसको अचानक प्रसाद इंजीनियरिंग ग्रुप से टी शर्ट बनाने का ऑर्डर मिले, तो वो क्या करेगा? वो थोड़े से अपने मशीनरी में चेंजेस करेगा, डाई मारेगा, जहाँ पे प्रिंटिंग के टाइम ऐसे किसी प्रोडक्शन क्या बोलेंगे? बैच प्रोडक्शन। और तीसरा है कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम, जिसमें मास प्रोडक्शन सिस्टम। इसको मैं एडिट कर ही देता हूँ, लगे हाथ में तो भूल जाऊंगा, एक सेकंड, इसको लगे हाथ कर ही देता हूँ। यह मास प्रोडक्शन सिस्टम। तो ये किसको बोला? जैसे कलम वलम हो जाती है ना, पेन वेन बनती है, लगातार बनती रहती है ना। तो उसके लिए ना आपको मशीनरी में कोई स्पेशल चेंजेस करने हैं ना, किसी चीज़ में स्पेशल चेंजेस करने हैं, बस वो लगातार चलता ही रहेगा। तो ऐसे इसको क्या बोला हम लोगों ने? कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम या मास प्रोडक्शन सिस्टम। इस पर हम लोगों ने बात कर लिया। फिर अगला जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था वो था प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी के बाद हम लोगों ने बात किया था कि जो जनरल फॉर्मूला है प्रोडक्टिविटी का वो यही है, आउटपुट अपॉन इनपुट, है ना। तो प्रोडक्टिविटी था क्या? कितना बढ़िया से हम लोगों ने अपने अवेलेबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया है, उसको ही हम लोगों ने क्या बोला? प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो उसका टर्म भी हम लोगों ने लिखा था कि प्रोडक्टिविटी इज अ रेशियो बिटवीन द अमाउंट प्रोड्यूस्ड एंड द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड इन प्रोडक्शन बाय एलिमिनेटिंग वेस्ट। ठीक है, ये भी बात हम लोगों ने कर लिया है। कॉन्सेप्ट ने बात करी थी, टेक्निकल कॉन्सेप्ट, सोशल कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट और इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट। टेक्निकल कॉन्सेप्ट मतलब कि तो शुद्ध शुद्ध भाषा में आउटपुट अपॉन इनपुट, बस सीधी बात। सोशल कॉन्सेप्ट में क्या था कि हम लोग अनिकेत जरा अपना माइक अनम्यूट करना बच्चा। हेलो। हाँ, हेलो। ये तुमने ये कैसे किया तुमने अनिकेत? क्या सर? मतलब तुम मीटिंग छोड़ दिए? सर हाँ, मेरा नेट मतलब कट गया था, नेटवर्क खराब हो गया था, तो वो हमको अपने से बाहर कर दिया, तो अपने से अंदर भी ले लिया वो। अच्छा अच्छा, वही मैंने कहा कि मीटिंग छोड़ने के बाद बिना एडमिट किए कैसे आ गई, तो जादू हो गया, इसलिए नहीं मैंने सर, हम ध्यान लीव नहीं नहीं किए थे सर, वो खुद से लीव दिया। कर दिया था ना नेटवर्क की वजह से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था ना, इसलिए मैं जानना चाह रहा था, उत्सुकता में। ठीक है, बढ़िया। तो क्या बात कर रहे थे? प्रोडक्टिविटी हम लोगों ने आउटपुट अपन इनपुट, कितना आउटपुट मिला है और कितना इनपुट हम लोगों ने डाला, तो उसको क्या बोला? प्रोडक्टिविटी। वही सोशल कॉन्सेप्ट किसको बोल रहे थे? सोशल कॉन्सेप्ट यानी कि
आउटपुट जो आ रहा है वो तो आ ही रहा है, इनपुट जो आ रहा है वो तो आ ही रहा है, उसके बेस पे कैलकुलेशन तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन आज जो प्रोडक्टिविटी थी, क्या कल हम उस प्रोडक्टिविटी पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं क्या? इसको क्या बोला? सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो सोशली मतलब कि सब चीज़ों को इंटैक्ट करके चल रहा है, मतलब एक इंडस्ट्री के सोशल में सबको इंक्लूड करके चल रहा है। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट किसको बोला? इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में इसको बोला कि आज के तुरंत फायदे की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, लंबे टर्म के लिए जो वैल्यूज के साथ ग्रोथ करता चला जाए। तो ऐसे में क्या करता है प्रोडक्टिविटी के लिए? ऐसे में प्रोडक्ट जो है अब रिलेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप टीवी पे देखते हो कि कोई टीवी पे ऐड आ रहा है जिसमें कोई त्योहार दिखाया जा रहा है ना, और बता रहे हैं कि वो त्योहार का पूरा सीन उन्होंने क्रिएट कर दिया, आपको भावुक कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपने प्रोडक्ट को धीरे से बीच में रख दिया, है ना, कि इस दिवाली खाइए डेयरी मिल्क, या इस रक्षाबंधन लाइए डेयरी मिल्क, है ना या दिखा दिया कि भाई जन्माष्टमी का उत्सव चल रहा है, सब लोग चढ़ के मटकी तोड़ रहे हैं, पैरागन चप्पल दिखा दिया कि पैरागन चप्पल पहन के चढ़ेंगे तो अब फिसलेंगे नहीं। और इस तरह की एग्जांपल, जैसे एप्पल था, एप्पल ने क्या किया था, अमेरिकन हीरोज को वो बताना शुरू किए थे कि भाई कि एप्पल जो प्रोडक्ट है वो अमेरिका के वॉर हीरोज को, अमेरिका के ग्रेटेस्ट हिस्ट्री वाले लोगों के साथ खुद को रिलेट करता है और वैसी ही वैल्यूज रखता है। तो धीरे धीरे एप्पल क्या किया, वो लॉन्ग टर्म में लोगों ने उसके साथ रिलेट करना शुरू किया। तो इसको क्या बोला? इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। यानी अभी फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन वैल्यूज के साथ जुड़ते जुड़ते धीरे धीरे ये ग्रोथ क्या हो जाएगी, सस्टेन कर जाएगी। चौथा था मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने बताया कि हम प्रोडक्टिविटी बात कर रहे हैं जिसमें एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों ही शामिल हो। एफिशिएंसी किसको बोल रहे थे? एफिशिएंसी बोल रहे थे कि मान लीजिए 1 घंटे में कोई मशीन 10,000 प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, तो ये उस मशीन की प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी हो गई, है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि 1 घंटे में वो 10,000 प्रोडक्ट बनाए तो 10,000 सही हो, है ना। उसमें सही कितनी निकल रही है? मान लीजिए 90,000 सही निकल रही है, यानी 10,000 बनाती है, लेकिन उस 92,000 में 91,000 प्रोडक्ट सही होते हैं। तो ध्यान से देखने जाए तो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्रोडक्टिविटी उसको कह रहे हैं जो इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस दोनों का मिक्सचर हो। यानी हम कौन सी मशीन लेना पसंद करेंगे? जो 1 घंटे में 10,000 बना रही है, वो हमारे लिए बहुत काम की नहीं है ना। वो हमारे लिए काम की है जो भले 1 घंटे में 9200 ही बनाती हो, लेकिन वो प्रोडक्ट 9100 सही होते हैं, ठीक है। वो सोशल चीज़ों को देखते हुए, मतलब इंडस्ट्रियल सोशल चीज़ों को भी देखते हुए, वैल्यूज को भी इनकॉर्पोरेट करते हुए, इफिशिएंसी को भी इनकॉर्पोरेट करते हुए और इफेक्टिवनेस को भी इनकॉर्पोरेट करते हुए चलता है। अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है? डायरेक्ट आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इस बारे में भी हम लोगों ने एक क्लास में काफ़ी देर तक चर्चा करी थी और किसी निष्कर्ष पे पहुंच गए थे। तो ये सारे टर्म्स हैं, आप ये पीपीटीज मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, आप इसको जाके बुलेट पॉइंट्स को नोट कर ही सकते हैं। बाकी जो थ्योरी है वो आप अपने मन से, अपने दिमाग से उसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। फिर हम लोगों ने बात किया कि प्रोडक्टिविटी किसके कारण अफेक्टेड होती है। तो उस पर हम लोगों ने चर्चा किया था कि मैनेजमेंट कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो मैनेजमेंट की मार्केटिंग पॉलिसी, मैनेजमेंट ने कोई स्टैंडर्डाइजेशन की पॉलिसी नहीं कंसीडर करी है, कस्टमर के रिक्वायरमेंट को मीट करने में, है ना, वो फेल कर गए हैं, फ्लो ऑफ वर्क बनाने में फेल कर गए हैं। कौन सी मशीन कब कहाँ खराब हो रही है कुछ पता नहीं चल रहा, सेफ्टी मेजर्स नहीं लिया है। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? प्रोडक्टिविटी को खराब करती हैं अगर मैनेजमेंट ने वहाँ पर ध्यान नहीं दिया। उसके अलावा फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी वर्कर के द्वारा। तो वर्कर में देखने जाए तो कुछ ये दो वाला वर्कर के लिए हो सकता है ना, कि केयरलेस वर्कमैनशिप, वर्कर है वो ध्यान लगा के काम नहीं कर रहा है ना, कोई सेफ्टी मेजर का ख्याल नहीं रख रहा है। सेफ्टी मेजर ख्याल नहीं रखेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा और एक्सीडेंट से अल्टीमेटली वर्क हैम्पर। ये 3 तरीके का, है ना, ये इतना जो हिस्सा है ये हो जाएगा प्रोसेस में। ये प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करता है कि अगर आपने प्रोसेस के लिए सही मशीन या सही टूल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आपने प्रॉपर लेआउट नहीं बनाया हुआ है अपने वर्क का, अपने प्लांट का, स्टैंडर्डाइजेशन आप फॉलो नहीं कर रहे हो या क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, है ना, प्रोसेस के थ्रू, तो वो आपके प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करेगा। या फिर प्रोडक्ट के कारण प्रोडक्टिविटी भी हैम्पर होती है जब हम अपने प्रोडक्ट का डिजाइन कुछ ऐसा बना देते हैं जिसको बनाना और जिसको असेंबल करना अपने आप में दोनों ही कठिन हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने
प्रोडक्टिविटी के बाद अगला टॉपिक पकड़ा था प्लांट लोकेशन, है ना। तो प्लांट लोकेशन प्लांट लोकेशन के बारे में क्या बता रहे थे कि जहाँ पे हम अपनी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करते हैं, तो वो कहाँ पे करेंगे, है ना। है ना, वो ऐसी कोई लोकेशन होगी जहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट का कॉस्ट होगा वो हम मिनिमम रख पाएंगे, है ना। जो रॉ मटेरियल हम मंगा रहे हैं उसमें कम से कम खर्च हो, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो आसानी से मार्केट तक पहुंच जाए, है ना। लोगों की सेफ्टी बनी रहे, एनवायरनमेंट की सेफ्टी बनी रहे, है ना। मार्केट का शेयर हम लगातार उठा सकें। तो ऐसी सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए हम अपने इंडस्ट्री के प्लांट लोकेशन को डिसाइड करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने लोकेशन एनालिसिस करी थी कि कहाँ पे बना सकते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने इस 6 तरीके से, है ना, लोकेशन को डिसाइड किया था। पहला क्या था, डेमोग्राफिक एनालिसिस, कहाँ बना रहे हैं। तो इसका एक एग्जांपल भी हम लोगों ने दिया था कि जैसे झांसी बुंदेलखंड वाला एरिया है, वहाँ पे देखने जाएं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज का सेटअप नहीं हो पाता है। उसका बड़ा ही पुराना सोशल कॉन्सेप्ट है। अल्टीमेटली होता क्या था कि बुंदेलखंड रीजन में, है ना, क्योंकि वहाँ पे जो राजे महाराजे होते थे तो वहाँ से वो आज़ादी की जंग की शुरुआत हुई थी, वहाँ से लोगों ने, है ना, क्रांति का बिगुल फूका था। अभी भी वहाँ पे जो लोग हैं वो किसी के अंदर काम करना बहुत पसंद नहीं करते। तो डेमोग्राफिक एनालिसिस, तो झांसी में जब कोई क्या करता है, आईटी इंडस्ट्री तो खोल लेता है, लेकिन प्रॉपर इंडस्ट्री खोलने के लिए उसको बड़ी मशक्कत वहाँ पे करनी पड़ती है, जबकि वहाँ पे जगह बहुत पर्याप्त पड़ी है ना। वहाँ पे लोगों के प्रोडक्शन बहुत कम होते हैं, उसके बावजूद वहाँ पे इस तरह के काम नहीं हो पाते। तो क्या करते हैं, आईटी इंडस्ट्रीज वहाँ पे स्टैब्लिश हो जाती है। तो वहाँ पे गया कंप्यूटर सिस्टम फॉर सॉफ्टवेयर वाला, तो चूंकि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए लोगों को बाहर से लाना होता है, लोकल लोगों की बहुत कम आवश्यकता होती है, इसलिए हम क्या करेंगे, अपनी इंडस्ट्री को बनाने के लिए डेमोग्राफिक एनालिसिस, ट्रेड एरिया एनालिसिस हमने बना लिया है, तो व्यापार कितना सहज होगा इसको देख के हम अपने प्लांट का लोकेशन सही करते हैं। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, है ना, मार्केट में कंपटीशन है तो हम ऐसी कोई जगह चूज करेंगे जो हमको कंपटीशन में बनाए रखने में सहयोग करता हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एग्जांपल लिया था एमआरएफ का। एमआरएफ ने चेन्नई में अपना प्लांट बनाया हुआ है, बल्कि चेन्नई के आसपास रबर का कोई बहुत बड़ा रॉ मटेरियल का स्रोत नहीं है, लेकिन चूंकि उसने चेन्नई जैसी जगह पर चुना तो वहाँ से पोर्ट्स बहुत नज़दीक हैं, तो वो क्या कर सकता है, वो अपने ऊपर पूरे भारत में भी सप्लाई कर सकता है और अपने नीचे से श्रीलंका और वहाँ के पोर्ट से ईस्ट और वेस्ट दोनों ही तरफ अपने टायर्स की सप्लाई कर सकता है। किस लिए, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस को देखते हुए। ट्रैफिक एनालिसिस यहाँ पे कई लेवल पर ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्ट के ट्रैफिक की भी बात कर रहे हैं, मार्केट ट्रैफिक की भी बात हम कर रहे हैं। साइट इकोनॉमीज, है ना, जैसे कि अगर आपने कोई ऐसी जगह ले ली जो, है ना, हाईवे के आसपास है, हाईवे के किनारे है, तो ये क्या पड़ जाएगा, ये आपके प्लांट लोकेशन आपको काफ़ी महंगी पड़ सकती है। लेकिन अगर आपने कोई रूरल में अंदर जाके लिया है साइट लोकेशन, जो ग्रीन नहीं है, जो एकदम बंजर पड़ा हुआ है, तो आपको वो लोकेशन कैसी है, अच्छी पड़ेगी, वहाँ पे आप आराम से अपने इंडस्ट्री को स्टैब्लिश कर सकते हो। ये सब चीज़ों पे हम लोगों ने बात किया हुआ था। फिर हम लोगों ने कल जो आखिरी टॉपिक बात किया हुआ था वो था प्लांट लोकेशन क्राइटेरिया। हम अपने प्लांट लोकेशन को कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो उसके कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया हम लोगों ने आपके सामने रखा था। मैंने आपसे कहा था इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिख लीजिए। क्या क्या था कि उस पर्टिकुलर जगह का नेचुरल कंडीशन कैसी है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, रॉ मटेरियल वहाँ से कितनी पास है ना, आसानी से उपलब्ध हो पाता है कि नहीं हो पाता है, रॉ मटेरियल पहुँचाने के लिए, है ना, लोगों के आने जाने के लिए, जो हमारा प्रोडक्ट बन गया उसको पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट कैसा है ना, उसका कनेक्शन कैसा है। उस कनेक्शन के लिए देखने जाए तो लिंक रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, है ना, इलेक्ट्रिसिटी की उपलब्धता, पानी की उपलब्धता, पब्लिक यूटिलिटीज़ की उपलब्धता, सिविल एमिनिटीज़ की उपलब्धता, कम्युनिकेशन की उपलब्धता मौजूद है या नहीं है। वहाँ पे हमको लेबर मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, स्किल्ड लेबर, नॉन स्किल्ड लेबर, वहाँ पे हमको काम करने वाले मैनेजर्स मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे, क्योंकि आप कोई भाषा जानते हो, है ना, किसी लोकल में आपने इंडस्ट्री लगा ली, अब वहाँ की भाषा में समझाने के लिए आपको उस लेवल के सुपरवाइजर, उस लेवल के मैनेजर्स भी आपको चाहिए। आसपास बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है कि नहीं है, सेफ है कि नहीं वो जगह पे, सिक्योर है कि नहीं वो जगह पे, गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस कितना है, कि जैसे आपने किसी हरी जगह पे इंडस्ट्री डाल दी तो गवर्नमेंट कभी आपको वहाँ पे इंडस्ट्री चलाने की इजाज़त नहीं देने वाली है। वहीं कोई ऐसी जगह हो जो बहुत रूरल है, बहुत दूर है, वहाँ पे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। इनफैक्ट कभी कभी गवर्नमेंट खुद से अपनी हिसाब से स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप करती है। जैसे हम लोगों के आसपास 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, एक सतहरिया है और एक ही जब हम बनारस के रास्ते पे जाते हैं तो यूपीएसआईडीसी जो पड़ता है।
तो गवर्नमेंट ने खुद इसको चूज करके इंडस्ट्रीज के लिए एक्सपेंड करने का फैसला किया हुआ था। यहाँ तक हम लोगों ने कल बात करी हुई थी। आज हम लोग को बात करनी है प्लांट लेआउट के बारे, ठीक है। और ये प्लांट लेआउट क्या होता है, प्लांट लेआउट कितने प्रकार का होता है, ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। प्लांट लेआउट किसको बोल रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं, फ्रॉम मैन टू मटेरियल टू मनी टू मशीन्स टू एवरीथिंग, टूल्स इक्विपमेंट, सारी चीजें ये किस तरीके से अरेंज होंगी, इसको क्या बोला, प्लांट लेआउट, है ना। तो ये प्लांट लेआउट डिपेंड करता है कि हम किस तरह का प्रोडक्ट, उस पर डिपेंड करता है हमारा प्लांट लेआउट। तो अगर इसको ध्यान से देखने जाएं तो क्यों हम चाहते हैं कि हमारा प्लांट लेआउट अच्छा हो, इसलिए चाहते हैं ताकि हमारे हमको जो फ्लोर स्पेस मिला हुआ है उसका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकें, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल धरती पे अगर जमीन की उपलब्धता देखने जाए तो ये एक ऐसी चीज है जो बढ़ नहीं रही है, या अगर आप पूरा ले जाएं इनटू सॉइल तब भी एक लिमिट के बाद अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड वो लिमिटेड हो जाएगा, लेकिन अवेलेबिलिटी ओवर द स्काई ये अनलिमिटेड है ना। तो लोग अपनी इंडस्ट्रीज को इस तरीके से स्टेब्लिश करते हैं। कभी आप लोग को मौका मिले तो आप लोग मैकेनिकल वाले हो, मुझे लगता है कि एक बार आपको ट्रेनिंग के लिए या अप्रेंटिस के लिए इफ्को जाना चाहिए, जो ये फूलपुर में बना हुआ है। इफ्को में देखने जाएंगे ना, तो इफ्को ने अपने प्लांट को तो काफ़ी अच्छी जगह में बना हुआ है, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपने प्लान को काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। यानी उनका जो पूरा प्लान का सेटअप है वो ऐसा है कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो उनके इस फ्लोर पे आके मान लीजिए अब यहाँ से उन्होंने ऐसा कनेक्शन दिया हुआ है कि वो फिनिश्ड प्रोडक्ट सीढ़ियों के माध्यम से, वो जो फिसलने वाली फिसल पट्टी होती है ना, अब ऊपर से नीचे ले आने में कितनी मशक्कत हो सकती थी, लेकिन क्या है वो बंद बोरे फिसल पट्टी के माध्यम से सीधे पैकिंग स्टोर में जाके स्टोर हो जाते हैं, है ना। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फुल फ्लोर स्पेस। दूसरा, हम इसलिए चाहते हैं हमारा प्लांट लेआउट अच्छा हो ताकि जो भी हमारा वर्क हमारा काम है या जो हमारा मूवमेंट है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे बिना किसी डिले के हो पाए। प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी पर्याप्त हो, हमारे मटेरियल का हैंडलिंग कॉस्ट कम से कम हो पाए, है ना। जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनके साथ कोई दिक्कत ना हो, उनको कोई परेशानी ना हो, है ना। लेबर्स को एफिशिएंटली यूज करना है, एम्प्लॉयज का मोरल बनाना है। पता चला आपने लेबर को दौड़ा दिया, है ना, वो पूरी इंडस्ट्री एक छोटी सी सुई लेने के लिए एक कोने से दूसरे कोने भाग रहा, तो वर्कर तो अल्टीमेटली परेशान हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग अच्छा प्लांट लेआउट चाहते हैं। एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करना है ना, जैसे कभी कभी क्या होता है कि ये अपने पूरा इंडस्ट्री सेटअप कर लिया है, ठीक है, आपने ये अलग अलग तरीके की मशीन आपने यहाँ पे लगा के रखी है, ठीक है। अब आपको मान लीजिए किसी मशीन पे कोई रॉ मटेरियल इंस्टॉल करना है या कोई इक्विपमेंट इंस्टॉल करना है, अब वो आदमियों से नहीं उठ रहा है, तो क्या करोगे, क्रेन से उठाना पड़ेगा। तो यानी क्रेन के जाने का रास्ता दो, या कुछ ऐसा इंतजाम करो कि क्रेन क्या करे, ओवरहेड चल सके, ऊपर चल सके यहाँ पे, जैसा कि आम इंडस्ट्रियों में आपको दिखाई देगा, है ना। तो अभी थर्ड ईयर में हो, अप्रेंटिस करने के लिए जाओगे तो किसी अच्छी जगह से BHEL हो गया या किसी पावर प्लांट पे करोगे तो आपको इंडस्ट्री का एक अच्छा खासा नज़ारा देखने को मिलेगा, और वहाँ पे कैसे चीज़ों का इस्तेमाल होता है ये भी देखने की कोशिश कर सकते हो, है ना। हम ऐसा प्लांट लेआउट बनाना चाहते हैं जो हमारे प्रोडक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी और वॉल्यूम दोनों को मेंटेन करने में हमारी मदद कर सके। एग्जाम्पल, हमने लेआउट बनाया हुआ है और हमको किसी कारण से ये वाली मशीन को रिप्लेस करना है ना। तो पता चला कि पहले मशीन से दूसरे पे जाता था, दूसरे पे तीसरे जाता था, अब आपने दूसरा हटा दिया, अब पता चला पूरा काम ही ठप बैठा हुआ है, जबकि पहली और तीसरी मशीन चल रही है तब भी, है ना। तो हम अपने प्लान लेआउट कैसा चाहते हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी या वर्क फ्लेक्सिबिलिटी में सहयोग कर सके। ऐसा लेआउट चाहते हैं जिसपे हम क्वालिटी कंट्रोल हो गया, सुपरविजन हो गया, जो आसानी से कर सके। हम ऐसा प्लान लेआउट चाहते हैं जिसमें एम्प्लॉय की सेफ्टी बनी रहे, उनकी हेल्थ भी बना रहे। हम ऐसा प्लान लेआउट चाहते हैं जिससे मशीनों का प्रोडक्ट का मेंटेनेंस आसानी से हो सके। हम ऐसा प्लान लेआउट चाहते हैं ताकि मशीनों का इक्विपमेंट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हायर प्रोडक्टिविटी के साथ कर सके। अल्टीमेटली देखने जाए तो हम जो कुछ भी करते हैं अपनी इंडस्ट्री में, वी डू इट टू इम्प्रूव आवर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक कल बात हुई थी, मुझको याद आ रहा है। तो अब आप अपना अगले टॉपिक को लिख सकते हैं, वो क्या है, टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट। तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सर्विस यूनिट, ट्रेडर्स यूनिट, सबके लिए अलग अलग तरीके का लेआउट होता है, लेकिन चूंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं तो हम लोग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में बात करेंगे।
तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में देखने जाए तो हमारे पास 4 तरीके के लेआउट है। पहला क्या है, प्रोडक्ट लेआउट या लाइन लेआउट। दूसरा क्या है, प्रोसेस या फंक्शनल लेआउट। तीसरा है फिक्स्ड पोजीशन या लोकेशन लेआउट। और चौथा है कंबाइंड या ग्रुप लेआउट। अब एक एक करके इसको हम लोग समझ लेते हैं ये क्या है। तो पहला है प्रोडक्ट या लाइन लेआउट। इसमें क्या करते हैं, इसको प्रोडक्ट को केंद्र में रख देते हैं। ठीक है, मान लीजिए वो प्रोडक्ट ए है और उस प्रोडक्ट में पहला जो फंक्शन होता है वो लेथ पे होता है। लेथ पे जाने के बाद उस पर ड्रिलिंग का फंक्शन होता है। ड्रिलिंग पे होने के बाद उस पर ग्राइंडिंग का फंक्शन होता है। ग्राइंडिंग पे होने के बाद उस पर असेंबली का फंक्शन होता है। और अल्टीमेटली उसको पेंट करके हम इंडस्ट्री के बाहर बेचने के लिए छोड़ देते हैं। तो हमने क्या किया, हमने अपना लेआउट ही ऐसा बनाया कि प्रोडक्ट जो है यहाँ फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 5 तक मूव करता चला जाएगा। इसको हमने क्या बोला, लाइन लेआउट। फिर हमने एक दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट बी। उसमें लेथ का काम नहीं होता है, उसमें पहले प्लेनर का काम होता है। तो हमने क्या किया, पहले प्लेनर लगा दिया। फिर उस पर ग्राइंडिंग आती है तो ग्राइंडर लगा दिया। फिर मिलिंग होती है तो हमने उस पर मिलिंग मशीन लगा दी। फिर उस पर लेथ करने की जरूरत पड़ती है तो हमने उस पर लेथ मशीन लगा दी। फिर लास्ट में वेल्डिंग होती है तो हमने वेल्डिंग शॉप वहाँ पे लगा दी। तो अब इस चीज़ को ध्यान से देखने जाए तो machines and equipments are arranged in one line depending upon the sequence of operation required for the product, जिसमें मटेरियल्स एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन पे सिक्वेंशली घूमते रहते हैं और अल्टीमेटली रॉ मटेरियल से कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, ये होता है आपका प्रोडक्ट या लाइन लेआउट। प्रोडक्ट हुआ है, पहला तो ये है कि मटेरियल हैंडलिंग जो है बहुत आसानी से हो जाती है, बहुत लो कॉस्ट हो जाती है, क्योंकि स्ट्रेट रूट है, शॉर्ट रूट है, वापस जाना नहीं है ना। तो आप किसी के रास्ते को भी नहीं रोक रहे हो, सीधे आगे बढ़ते चले जा रहे हो। दूसरा होता है स्मूथ और इंटरप्टेड ऑपरेशन, एक ऑपरेशन खत्म हुआ दूसरा शुरू हो गया। तीसरा कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वर्क, वर्क का जो फ्लो है वो लगातार चलता रहता है। इन्वेंट्री में कम खर्च होते हैं, लगातार वर्क होता रहता है। फ्लोर स्पेस का भी ऑप्टिमम यूज हम लोग कर पाते हैं। प्रोसेसिंग टाइम छोटा है, आउटपुट टाइम क्विकर हो जाता है, जल्दी हो जाता है। कंजेशन भी कम होता है, यानी आपने सब प्रोडक्ट बना के आगे भेज दिए हैं तो अब अगले प्रोडक्ट को अगली मशीन को उस पर लगातार काम करना है। इंस्पेक्शन बहुत आसानी से हो जाता है कि हर स्पेसिफाइड वर्क स्टेशन पे आप एक स्पेसिफाइड इंस्पेक्टर भेज के काम की क्वालिटी को चेक कर सकते हो। और मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट भी कॉस्ट इसमें कम आती है। डिसएडवांटेजेस और यूटिलिटी अगर देखने जाएं तो डिसएडवांटेजेस क्या है, पहली बार हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको करना होता है। ओवरहेड चार्जेस ज़्यादा आ जाते हैं क्योंकि आपको मशीनों को स्पेशली लगाना पड़ता है ना। चौथी दिक्कत ये आती है कि अगर मान लीजिए कि आपने 5 मशीनें लगा के रखे हुए है ना, अब मान लीजिए कि ये ग्राइंडर आपसे ख़राब हो गया। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है, 100 प्रोडक्ट बन के यहाँ पहुँच गए, 100 प्रोडक्ट बन के यहाँ पहुँच गए, लेकिन यहाँ पे काम नहीं हो पाया तो पूरी असेंबली लाइन क्या हो गई, रुक गई। ये एक इसका डिसएडवांटेज इसमें आता है ना। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें बहुत कम होती है। कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम लोग लाइन लेआउट को, हम लोग लाइन लेआउट यूज़ करते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे मास प्रोडक्शन होता हो, और मास प्रोडक्शन भी कैसे, स्टैंडर्ड बेस्ड होता हो, यानी प्री डिफाइंड प्रोसेसेस एंड प्री डिफाइंड क्वालिटी, उसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स या स्टैंडर्डाइजेशन। दूसरा, ऐसी जगह पे लगा सकते हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आसान होता हो और रिपीटेटिव होता हो। ठीक है, तीसरा, एक सेकंड में अटेंडेंस ले लूँ आप लोग का। तीसरा देखने जाए तो जहाँ पे ऑपरेशन टाइम है ना अलग अलग प्रोसेस के लिए लगभग एक जैसा बराबर होता है, वहाँ पे भी हम लोग इस तरीके का लाइन लेआउट का यूज़ कर सकते हैं, है ना। ऐसी जगह पे जहाँ पे प्रोडक्ट की डिमांड लगभग स्टेबल बनी रहती है, जैसे कलम हो गया, है ना। ऐसी जगह भी लगा सकते हैं जहाँ पे मटेरियल की कंटिन्यूस सप्लाई बनी रहती है। तो ये हो जाता है आपका लाइन लेआउट। अभी लाइन लेआउट में अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो मैं इनकरेज करूँगा कि आप लोग हाथ उठा के पूछ लीजिए, और अगर कोई प्रश्न नहीं है तो आप लोग पार्टिसिपेंट लिस्ट में जाके नो वाला बटन दबा दीजिए। ठीक है, 2 लोगों ने तो नो कर दिया, 3 लोगों ने नो कर दिया, 4 5 6 लगभग धीरे धीरे सब भी कर दे रहे हैं। हाँ जितेन कुछ पूछना चाह रहा है, बताओ जितेन। हाँ जितेन बताइए।
सब फिर समझा दीजिए, हमें समझ नहीं आया। मतलब कौन सा पोर्शन नहीं समझ में आया? पूरा? लेआउट वाला। अच्छा, देखो ऐसा है, जब मैं कोई इंडस्ट्री बनाने जाता हूँ, ठीक है, अब इसको स्टेप वाइज चलो, मतलब पूरी मैं स्लाइड को स्टेप वाइज चलाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। हम लोग बात शुरू किए थे, तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं यानी कि प्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात। कितने तरीके का प्रोडक्शन होता है ये हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। फिर आ गए हम लोग कॉन्सेप्ट पे, प्रोडक्टिविटी, यानी हम लोग कोई भी प्रोडक्शन करते हैं फॉर प्रॉफिट, यानी हम कोई भी काम करते हैं फॉर मॉनेटरी बेनिफिट। तो मॉनेटरी बेनिफिट कहाँ से आएगा? आपको रॉ मटेरियल तो खरीदना ही पड़ेगा, है ना, आपको लोगों को लगाना ही पड़ेगा, तो उन लोगों से हम मैक्सिमम काम ले सकते हैं, मटेरियल का मैक्सिमम काम ले सकते हैं। इसके लिए प्रोडक्टिविटी को समझना बहुत जरूरी था। तो प्रोडक्टिविटी को समझना जरूरी था, तो प्रोडक्टिविटी के कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते गए चले गए पूरा, वो क्या होता है। तो प्रोडक्टिविटी में पहली बात ये आती थी कि अगर आप इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी चाहते हो तो हम अपने प्लांट को सही जगह पे इस्टेब्लिश करेंगे। तो हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा, प्लांट को कहाँ पे इस्टेब्लिश करना है। प्लांट मतलब इंडस्ट्री, है ना, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गया, कोई, है ना, बड़ी सी फैक्ट्री हो गई मान लीजिए, उसकी अलग से डेफिनेशन होती है, वो भी सिलेबस में नहीं है। तो आपने प्लांट को कहाँ इस्टेब्लिश करना है ये आपने डिसाइड कर लिया, ठीक। अब उस प्लांट में लोग कहाँ बैठेंगे, मशीनें कहाँ बैठेंगी, मटेरियल कहाँ रखा जाएगा, रॉ मटेरियल कहाँ रखा जाएगा, फिनिश प्रोडक्ट कहाँ रखा जाएगा, अनफिनिश प्रोडक्ट कहाँ रखा जाएगा, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी, है ना। अब मान लीजिए कि आपने एक छोटा सा प्लॉट ले लिया है, ठीक है, ये इस प्लॉट पे आपका वर्क होना है, ठीक, और इसके इधर से भी सड़क जाती है, इसके इधर से भी सड़क जाती है, ठीक। अब आपको इस जमीन के टुकड़े पे काम करना है, तो अब आपको तय करना होगा कि अगर यहाँ से अगर रॉ मटेरियल आता है तो फिर रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा, किस मशीन पे जाएगा। अब पता चला कि तुमने रॉ मटेरियल यहाँ भेजा, फिर अगला काम इस मशीन पे होता था, लेकिन वो मशीन तुमने यहाँ कोने में लगा रखी है, अब इतना लंबा यहाँ से जाए फिर ऐसे जाए, तो उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट होना जरूरी है। अब पता चला कि सामान यहाँ से वहाँ ले जा रहे हैं, अब सारे आदमी खड़े होकर वेट कर रहे हैं कि सामान गुजर जाए तब हम जाएं, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लांट लेआउट, है ना, प्लांट का लेआउट यानी इंडस्ट्री का आउट, है ना, उसको क्या कर रहे हैं, प्लांट लेआउट। तब इसको देखने गए तो हमने क्या बताया कि ये जो प्लांट लेआउट है ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 4 तरीके का होता है। तो पहला हम लोगों ने क्या बताया, प्रोडक्ट या लाइन लेआउट, ठीक है। प्रोडक्ट या लाइन लेआउट में हम लोगों ने बात किया कि हम जो अपना लेआउट बनाते हैं वो लेआउट प्रोडक्ट के आधार पे बनाते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है कार। तो कार वाले क्या करते हैं, एक जगह पे पूरा इंजन, है ना, प्रोडक्ट ए मान लो इंजन हो गया, ठीक। अब इंजन पे जो जो काम होना है वो काम एक एक करके करते चले जाते हैं। इंजन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे घूमता रहता है, और यहाँ पे इंजन बन के रेडी हो गया, है ना। अब बाकी जगह से उन लोगों ने अलग अलग चीजें बनवा के रखी हुई हैं, है ना। अब प्रोडक्ट भी मान लीजिए क्या हो गया, कार, ठीक। अब उस वो कार में क्या हुआ, अब चेसी के ऊपर इंजन बना के फिर आगे बढ़ा दिया, अब उस पर कुछ काम होगा, फिर उस पर कुछ काम होगा, फिर उस पर कुछ काम होगा, फिर उस पर कुछ काम होगा। ऐसे किसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट या लाइन लेआउट। मतलब उसमें प्रोडक्ट केंद्र में होता है, प्रोडक्ट ही मूव करता है, लोग मूव नहीं करते हैं, मशीनें मूव नहीं करती हैं, है ना, उससे जुड़े इक्विपमेंट मूव नहीं करते हैं, खाली प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना होता है। तो ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोला हम लोगों ने, प्रोडक्ट या, बता दीजिए क्लास ले रहे हैं, बता दीजिए क्लास ले रहे हैं। हाँ, तो हाँ क्या बता रहा था, हाँ, तो प्रोडक्ट केंद्र में होता है, प्रोडक्ट को केंद्र में रख के हम डिसाइड करते हैं कि हमारी कौन सी मशीन कहाँ पे रहेगी। तो जैसे प्रोडक्ट ए है, उस पे पहला ऑपरेशन किसका होता है, लेथ का। दूसरा ऑपरेशन किसका होता है, ड्रिलिंग का। तीसरा ऑपरेशन होता है ग्राइंडिंग का। चौथा ऑपरेशन होता है असेंबली का। पांचवा ऑपरेशन होता है पेंट का। तो क्या किया, पहले नंबर पे लेथ लगा दिया, दूसरे नंबर पे ड्रिलिंग मशीन लगा दिया, तीसरे नंबर पे ग्राइंडिंग मशीन लगा दिया, चौथे नंबर पे असेंबली लाइन लगा दिया, और पांचवें नंबर पे पेंटिंग लगा दिया, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट या लाइन लेआउट। अब ये प्रोडक्ट या लाइन लेआउट के
क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, इस पे हम लोगों ने चर्चा करी, है ना। तो ये हो जाता है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। फिर हम लोगों ने बात किया कि ये प्रोडक्ट या लाइन लेआउट हम लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फिर हम लोग अगला बात करेंगे प्रोसेस लेआउट। बताओ जितेंद्र, अभी कुछ क्लियर हुआ? जितेंद्र बताइए। हमें लग रहा है कि फिर नेटवर्क का इशू हो गया जितेंद्र के साथ। कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगले प्लांट लेआउट पे हम लोग तब तक चलते हैं। जितेंद्र वापस आएगा तो फिर वो अपनी बात रख सकता है। प्रोसेस लेआउट, ठीक है। प्रोसेस लेआउट किसको कह रहे हैं? प्रोसेस लेआउट में हम लोग वर्क स्टेशन नहीं बनाते हैं, हम लोग वर्क डिपार्टमेंट बनाते हैं। यानी प्रोडक्ट को केंद्र में नहीं रखते हैं, हम प्रोसेस को केंद्र में रखते हैं। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए प्रोडक्ट ए, ये डिनोट करते हैं सीधी लाइन से P रुपए। तो प्रोडक्ट ए पे सबसे पहले ड्रिलिंग होती है, फिर उस पर प्लेनिंग होती है, प्लेनिंग के बाद उस पर मिलिंग होती है, मिलिंग के बाद उस पर वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग के बाद उस पर ग्राइंडिंग होती है और प्रोडक्ट फाइनल। तो क्या किया है हमने? ड्रिलिंग, प्लेनिंग, मिलिंग, वेल्डिंग और ग्राइंडिंग, इसको एक लाइन में नहीं लगाया। हमने क्या किया? हमने पूरा एक डिपार्टमेंट बना दिया है ड्रिलिंग का, जहाँ पे सब क्या होगा? सिर्फ ड्रिलिंग होगा। यानी कोई भी ड्रिलिंग होनी है वो कहाँ होगी? ड्रिलिंग डिपार्टमेंट में होगी। अब प्रोडक्ट बी देखिए, ये डैश लाइन जो है ना। अब वो प्रोडक्ट कैसे चला? पहले उसमें मिलिंग हुई, है ना। अब मिलिंग का अलग से नहीं है, अभी मिलिंग डिपार्टमेंट में मिलिंग होगी, मिलिंग के बाद ड्रिलिंग होगी, ड्रिलिंग के बाद प्लेनिंग होगी, प्लेनिंग के बाद वेल्डिंग होगा, वेल्डिंग के बाद ग्राइंडिंग करके फिर असेंबली होगी। ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है? प्रोसेस लेआउट का एक डिपिक्शन आपको दिखा रहा है। इसको अगर डेफिनेशन वाइज देखने जाए तो प्रोसेस लेआउट, है ना, एक ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ पे मशीन्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ अरेंज टुगेदर एट वन प्लेस। कब इस्तेमाल किया जाता है प्रोसेस लेआउट को? प्रोसेस लेआउट को तब किया जाता है कि जब प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज नहीं होते हैं, जैसे कि जो हम लोगों के लोकल वर्कशॉप होते हैं। एक और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रोसेस लेआउट सबसे पुराना मशीनों का इस्तेमाल शुरू किया, तब से प्रोसेस लेआउट को ही लेके करना शुरू किया था। वो तो जो हेनरी फोर्ड थे, जब उन्होंने कार बनाना शुरू किया, है ना, तब वो कॉन्सेप्ट लेकर आए थे लाइन लेआउट का या प्रोडक्ट लेआउट का। या तो पहले प्रोसेस लेआउट का ही कॉन्सेप्ट चलता था, यानी लोगों ने एक इंडस्ट्री बनाई, उस इंडस्ट्री में एक ऑफिस बनाया, उस ऑफिस के बाद ढेर सारे ऑफिस बना दिया। एक ऑफिस जहाँ से ड्रिलिंग होती है, एक ऑफिस जहाँ से प्लेट मशीन पे काम होता है, एक ऑफिस जहाँ पे सिर्फ ग्राइंडिंग होती है, इस तरह का, है ना। तो जहाँ पे प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज नहीं है वहाँ पे हम प्रोसेस लेआउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे क्वांटिटी का जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ऐसी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे डिज़ाइन में, स्टाइल में लगातार हम चेंजेस करते रहते हैं, है ना। ऐसी जगह पे जहाँ पे शॉप टाइप का वर्क होता है, शॉप टाइप का वर्क कब होता है? वर्कशॉप टाइप का वर्क होता है ना, छोटे छोटे काम होते हैं। या ऐसी जगह पे बनाते हैं जहाँ पे मशीनें बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो हम एक प्रोडक्ट के लिए एक स्पेशल मशीन नहीं लगा सकते, हम एक मशीन लगा सकते हैं, उस पर सारे प्रोडक्ट आएंगे और उनको बनाने का काम उस पर होता है। ठीक है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखने जाएं तो प्रोसेस लेआउट का एडवांटेज क्या है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है इनिशियली कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि मान लीजिए कि आप 5 प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपको 5 बार 5 मिलिंग लेने की जरूरत नहीं है ना। आप एक मिलिंग लोगे और 5 प्रोडक्ट आएगा वहां पे और उस पर काम हो जाएगा। ओवरहेड कॉस्ट भी लो हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने मशीनों पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो मशीनों से जुड़े जितने भी ओवरहेड कॉस्ट है वो क्या हो जाएंगे? हल्के हो जाएंगे। बिजली का खर्चा कम हो जाएगा, मेंटेनेंस का खर्चा कम हो जाएगा, उससे जुड़े इक्विपमेंट्स का खर्चा कम हो जाएगा, है ना। डिसएडवांटेज क्या है? आउटपुट डिजाइन वॉल्यूम जो है वो अडाप्ट किया जा सकता है, यानी आपने काम शुरू किया और तब तक पता चला ऑर्डर कैंसिल हो गया, ठीक है, तब क्या किया? किसी और ऑर्डर पे उसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। चौथा एडवांटेज ये है कि अगर मान लीजिए कि एक मशीन खराब हो गई तो उससे पूरा काम नहीं रुकता है ना। चौथा क्या हो गया? आप
सुपरविजन जैसे जो मिलिंग का एक्सपर्ट आदमी है, मिलिंग के रिजल्ट का एक्सपर्ट आदमी है, आप उसको मिलिंग डिपार्टमेंट का आपने उसको क्या बना दिया, इंस्पेक्टर बना दिया, है ना। तो सुपरविजन क्या हो सकता है, ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, स्पेशलाइज्ड हो सकता है, और फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप काफ़ी। वही डिसएडवांटेज अगर देखने जाएंगे प्रोसेस लैब में, तो मटेरियल हैंडलिंग का कॉस्ट बहुत हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि पता चला 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, 3 से फिर 1 आना है ना। तो ये जो गुत्थम गुत्था आपस में देख रहे हो ना, अभी ये वाला फिगर देखो, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये प्रोडक्ट ए है, ये प्रोडक्ट बी है, ये देखो कैसे इनका रास्ता एक दूसरे को काट रहा है कि नहीं काट रहा है, ये देखो, ये रास्ता इनका काटे जा रहा है। ठीक, इस वजह से मटेरियल हैंडलिंग इसमें काफ़ी ट्रिकी होती है, ज़्यादा स्किल लेबर की आवश्यकता पड़ती है, प्रोडक्शन का टाइम हाई हो जाता है ना, वर्क इन प्रोग्रेस हाई हो जाता है, तो उसकी वजह से इन्वेंट्री कॉस्ट हाई हो जाता है ना, ज़्यादा फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शन देखना पड़ता है हर एक स्टेप पे जाके जहाँ पे प्रोडक्ट पहुँचा है, उसकी वजह से ये कुछ डिसएडवांटेजेस आपके प्रोसेस लेआउट में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो मुझको आज इतनी बात करनी थी। अभी अगर कोई आप लोग के प्रश्न बनते हो तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि कृपया प्रश्न को पूछ लीजिए हैंड को रेज करके, और अगर नहीं करना है प्रश्न तो आप नो कर दीजिए। जितेंद्र, आप अपना माइक खोलिए भाई। यस सर। हाँ, कुछ बात समझ में आई जितेंद्र, पहुंचा कुछ? यस सर, समझ में आ गया। बढ़िया। हाँ कुलदीप, बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं? सर लाइन लेआउट से अच्छा प्रोसेस होता है। देखो, अगर ये कहने जाओगे कि लाइन लेआउट से अच्छा प्रोसेस लेआउट होता है, तो जो कार का जो प्रोडक्शन होता है ना, उसमें फंस जाओगे। तो ये कहने से बढ़िया कि लाइन बढ़िया है कि प्रोसेस बढ़िया है, ये कहना ज़्यादा आसान होगा कि प्रोडक्ट वाइज, प्रोडक्ट के हिसाब से किसी प्रोडक्ट के लिए लाइन अच्छा है, किसी प्रोडक्ट के लिए प्रोसेस अच्छा है। जैसे जहाँ मेंटेनेंस का काम होता है उसके लिए प्रोसेस लेआउट अच्छा है, लेकिन जहाँ पे मास प्रोडक्शन होता है उसके लिए प्रोडक्ट लेआउट ही ज़्यादा बढ़िया बनेगा। जैसे कार का प्रोडक्शन जहाँ होता है, जहाँ गाड़ियों का प्रोडक्शन होता है ना, जहाँ खासतौर पे असेंबली होती है, तो आमतौर पे गाड़ियाँ कंपनियाँ क्या करती हैं, सारी चीज़ें बाहर से बनवाएंगी, है ना। खाली अपने यहाँ क्या बनवाएंगी, 2 चीज़ें, चेसी का प्रोडक्शन होगा और इंजन का प्रोडक्शन होगा। ये 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, और तीसरा प्रोडक्ट स्वयं अपने आप में कार है। तो प्रोडक्ट ए बना वहीं यूज हो गया, प्रोडक्ट बी बना वहीं यूज हो गया, अब प्रोडक्ट सी में प्रोडक्ट ए प्लस प्रोडक्ट बी लगने वाला है, तो हम वहाँ पे प्रोडक्ट लेआउट ही लगा सकते हैं। तो ये कहना ठीक नहीं है, और ये प्रश्न भी जेन्युइन नहीं है कि इनमें से कौन सा बेहतर होता है। जेन्युइन प्रश्न तो यही है कि जैसी जिसकी आवश्यकता है वैसे उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे हार्डकोर काम होता है ना, बड़ा मैकेनिकल काम होता है, वहाँ पे प्रोसेस लेआउट काम करेगा, है ना। लेकिन जहाँ पे छोटे छोटे ढेर सारे मैकेनिकल काम होने हैं, है ना, और उसके बाद एक बड़े मैकेनिकल में कन्वर्ट करना है, तो उसमें हम देखने जाएंगे तो लाइन लेआउट ही काम करता है। अब उसी में एक तीसरा प्रोडक्ट आता है ना, जिसमें हम लोग फिक्स पोजीशन या लोकेशन लेआउट को यूज करते हैं। जैसे जहाँ पे शिप बनती है, अब उसमें देखने जाओगे तो ना आप शिप को मूव करा पाओगे एक जगह से दूसरी जगह पे, और ना ही आप वहाँ पे शॉप बना सकते हो। तो अल्टीमेटली क्या करोगे, आप प्रोडक्ट को बीच में रख दोगे और उसके आसपास ही प्रोडक्ट को बनाते चले जाओ। ठीक है कुलदीप? ठीक है, तो मुझे लगता है कि इतनी क्योरीज को मैं सॉल्व कर सकता था 1 मिनट से भी। बटन दबा के आप इस मीटिंग को लीव कर सकते हैं। बढ़िया, अच्छी रही मैं आज की क्लास।